हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिविटी 2.9 और ये एक्टिविटी जो है वो स्पेशली रिलेटेड है क्रिस्टलाइजेशन से, है ना। क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसके बारे में कहा जाता है कि जनरली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ द पर्टिकुलर सॉलिड, एक सॉलिड जो सॉलेबल है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, उसके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल को आप ऑब्टेन कर सकते हो बाय द मीन्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहीं ना कहीं इवेपोरेशन से ये एक अच्छा टेक्निक माना जाता है। क्यों मैं इसका बात करूंगा, तो हम लोग आज देखने वाले हैं एक्टिविटी 2.9 जिसमें बेसिकली बात किया गया है क्रिस्टलाइजेशन से। ओके, तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या बोला गया है कि आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट 5H2O, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ठीक ना। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का सैंपल ले लेना है। कितना लेना है? अबाउट 5 ग्राम। इसका कलर चूंकि ब्लू होता है, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर देखिएगा तो ब्लू क्रिस्टल मिलेगा। ब्लू क्रिस्टल होता है, क्या होता है? क्रिस्टल होता है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है ना, इसीलिए क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। तो ब्लू क्रिस्टल, ओके। तो ये सैंपल आपको लेना है और ये सैंपल आपको कैसा मिलेगा? दैट इज इम्प्योर सैंपल लेना है, मतलब इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज मिली हुई है, ओके। ऐसे सैंपल को आपको लैब में ले लेना है अबाउट 5 ग्राम। अब आपको क्या करना है, इस सैंपल को सेलेक्टेबल अमाउंट ऑफ वाटर में, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं लेना है, तो लगभग आप 20 ml वाटर ले लो। कितना ले लो? 5 ग्राम के लिए आप कितना ले लो? 20 ml वाटर। चलो 25 ml कर देते हैं। 25 ml क्या ले लीजिए? वाटर ले लीजिए और इस सैंपल को इसके अंदर क्या कर दो? डिजोल्व कर दो, इसके अंदर डिजोल्व कर दो। 25 ml वाटर लेकर के उसके अंदर इस जो सैंपल आपको इम्प्योर सैंपल मिला है कॉपर सल्फेट का, उसको उसके अंदर डिजोल्व कर दो, ठीक। अब इस ब्लू विट्रॉल के सैंपल को जब आप इसमें डिजोल्व करोगे तो देखोगे सॉल्यूशन आपका ब्लूइश हो जाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके। जब ये ब्लू कलर का प्रॉपर मतलब पूरी तरह से ये घुल जाए उसके अंदर, तब आपको क्या करना है कि यू हैव टू यूज फिल्टर। फिल्टरेशन मेथड आपको यूज करना है। फिल्टरेशन मेथड आपको याद है ना, मैंने बताया था कि एक फिल्टर पेपर को हम लोग इस तरह से मोड़ लेते हैं, ऐसे इस तरह से ऐसे मोड़ लेते हैं, है ना। फिर उसको यहाँ से भी मोड़ते हैं, तो आपको जो फिल्टर पेपर होगा वो कैसा हो जाएगा? कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ऐसे। और इसको फाइनली एक फनल के अंदर में हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इस तरह से एक फनल के अंदर में इसको डाल देते हैं इस फिल्टर पेपर को, और डालने के बाद फिर ऊपर से कंटेनर से इसको पास करवाते हैं फिल्टर पेपर से। इस तरह से एक शीशे का एक ट्यूब डाल देते हैं और ट्यूब के ऊपर से हम सॉल्यूशन को यहाँ से डालते हैं, याद है ना। तो यही काम करना है आपको। तो क्या होगा कि जब आप इस प्रोसेस को फिल्टरेशन करोगे तब क्या होगा कि जो रिमेन्स है, जो इम्प्योरिटीज है, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, वो फिल्टर हो जाएगा। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज गेट फिल्टर। ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होगा वो फिल्टर हो जाएगा यहाँ से, ओके। अब आपके पास जो सैंपल बचा, अब इसके बाद जो सैंपल बचा, उस सैंपल को आपको थोड़ा हीट करना है, हल्का सा हीट करना है। असल में जैसे ही आप इस सैंपल को हीट कीजिएगा ना, तो आप पाओगे क्या कि थोड़ा मतलब इसके अंदर एक्चुअली में क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। देखिए क्रिस्टल कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये एक कंटेनर के अंदर में आप इस सैंपल को हीट कर रहे हो। देखो तरीका क्या है, इस सैंपल को हीट कर रहे हो, आप कैसे समझोगे कि इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है? ओके, एक्चुअली में सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। हीट करके हम लोग इतना हीट करते हैं ना कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो आप क्या करो ना, इसके अंदर एक ग्लास का रॉड डालो, इस तरह से ग्लास का रॉड डाल करके उसके बाद अपने पास लाइए और उसको फूकिए, है ना। उस पर आप एयर ब्लो कीजिए इस तरह से। जब एयर ब्लो करोगे ना तो देखोगे कि ग्लास के ऊपर क्रिस्टल आया है कि नहीं। आप देखिएगा जब आप इस पे एयर ब्लो करोगे ना तो आप पाओगे ग्लास के ऊपर कुछ क्रिस्टल नजर आने लगेंगे। जैसे ही कुछ ऐसा एक्टिविटीज में आपके आता है
तो आप समझ जाओ कि नाउ द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस सैंपल को फिल्टर पेपर से ढक दीजिए, कवर कर दो, कवर विथ फिल्टर पेपर, है ना। फिल्टर पेपर से इसको कवर कर दो और फिल्टर पेपर से कवर करने के बाद फिर अनडिस्टर्ब छोड़ दो, इसको अनडिस्टर्ब इसको छोड़ देना है। जब आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे ना तो आप देखोगे लगभग कितने देर तक, अबाउट 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे तक अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। आप पाओगे क्या कि जो सैंपल था उसमें आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे प्योर कॉपर सल्फेट के। आपको क्या मिलेगा, प्योर CuSO4 5H2O का क्रिस्टल आपको मिल जाएगा यहाँ। ओके, फिर से समझ लीजिए क्या करना था हमको। इम्प्योर कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, सॉरी इम्प्योर ब्लू विट्रॉल कह सकते हैं, इम्प्योर ब्लू विट्रॉल को हमने लिया, ओके, लगभग 5 ग्राम। इस सैंपल को हमने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। ओके, वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको फिल्टर पेपर से पास करवाया। फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो क्या होगा, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी वो सारी इम्प्योरिटीज उसके छन जाएगी, मतलब जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो छन जाएगी। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हल्का सा वार्म करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से हमको पता चले कि क्या वो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे पहुंचा है कि नहीं। ओके, तरीका क्या है कि सैंपल को लीजिए और आप उसको हल्का गर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आप बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करो, हल्का गर्म करो। जब आप हल्का गर्म करोगे तो आप पाओगे क्या कि अब उसके अंदर एक शीशे का ट्यूब डालो, शीशे का ट्यूब डाल करके उसको बाहर निकालो और उसको ब्लो करो, उसके ऊपर एयर ब्लो करो। एयर ब्लो करोगे तो आप देखोगे कि सैंपल के ऊपर क्रिस्टल्स नजर आएंगे, सैंपल के ऊपर क्रिस्टल नजर आ जाएंगे जो आपने सैंपल लिया है ना। जैसे ही आपको कुछ ऐसा मिलता है आप टेम्परेचर देना बंद कर दो, है ना, और उसके बाद उस जो सैंपल आपने लिया है उस सैंपल को फिल्टर पेपर से कवर कर दो। फिल्टर पेपर से कवर करने के बाद उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो अबाउट 24 आवर्स। आप पाओगे कि उस सैंपल के अंदर में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लू विट्रॉल के सैंपल आपको मिलेंगे। वो जो आपने लिया ना कंटेनर, उसके अंदर ब्लू विट्रॉल के प्योरेस्ट सैंपल मिलेंगे। सो दिस इज द मीन्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, एक और तरीका है क्रिस्टलाइजेशन का, दैट इज बाय यूजिंग थ्रेड। थ्रेड से भी क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, स्पेशली एलम वगैरह के केस में किया जाता है ऐसा, है ना, कि अगर आपको पोटास एलम का फिटकिरी का आपको प्योरेस्ट फॉर्म निकालना है तो उसमें क्या करते हैं, या आप देखोगे मिश्री का जो थ्रेड के अंदर मिश्री रहता है ना, उसका भी ऐसे ही किया जाता है। तो उसमें करते क्या है ना कि थ्रेड को डाल देते हैं उस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और प्योरेस्ट सॉल्यूशन है किसी पर्टिकुलर टाइप के सॉलिड और लिक्विड का। थ्रेड को डाल करके उसको रूम टेम्परेचर पे घुमाया जाता है ना, चर्न किया जाता है। तो इससे क्या होता है, थ्रेड के ऊपर उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो जमना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक मेथड है। तो इस मेथड में आपको याद क्या रखना है कि इसमें हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एक पर्टिकुलर टाइप के सॉल्ट का ऑब्टेन करते हैं। ओके, दूसरा क्या याद रखना है कि ये मेथड जो है वो इवेपोरेशन से अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाई दिस मेथड इज बेटर देन इवेपोरेशन। एक्चुअली में जब आप हीटिंग करते हो ना, जब आप जैसे इवेपोरेशन में क्या होगा, थोड़ा हीट करना पड़ेगा। तो इवेपोरेशन में जब आप उसको हीटिंग करोगे ना तो वो जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो इम्प्योर सॉलिड होता है ना उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है ना, या जो प्योर सॉलिड आपका है वो ही डिकम्पोज कर सकता है ना। तो इट डिकम्पोजेज सॉलिड आफ्टर हीटिंग, है ना। जब आप हीट करोगे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ जो आपको करना है वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपको हीट करना है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, हल्का सा हीट जिसकी वजह से कि ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट को गेन कर दे। यहाँ पे इवेपोरेशन में थोड़ा हार्ड हीट करते हैं हम लोग, तो इवेपोरेशन से ये एक नुकसान होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि इवेपोरेशन जब आप करोगे ना तो जो कुछ सॉलिड होगा उसके अंदर जो कुछ इम्प्योरिटीज होता है वो उसके सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व कर सकता है। Some solid impurities get dissolved in solvent. सॉल्वेंट के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज डिजॉल्व कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है इवेपोरेशन और
क्रिस्टलाइजेशन में ये सब नहीं होता है, इवेपोरेशन में ऐसा होता है। ठीक, तो ये एक चीज आपको याद रखना है कि हाउ डज क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, किस टाइप के क्रिस्टल के लिए, तो स्पेशली मैंने बताया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्या होगा भाई कि जैसे एलम के बारे में मैंने आपको बताया, एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसका, जैसे एलम का क्रिस्टलाइजेशन आप कर सकते हो, आप शुगर का क्रिस्टलाइजेशन भी आप इससे कर सकते हो, तो इवन सम सॉल्ट का, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन आप कर सकते हो। तो ये चीज किया जाता है फॉर द मीन्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसी टॉपिक में आप देखिएगा आगे आपको दिया हुआ है कि वाटर का रिफाइनिंग कैसे करते हैं फॉर पर्टिकुलर सोर्स टू सिटी सप्लाई। सिटी के लिए जो सप्लाई होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे वाटर को सप्लाई करना है तो हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई। एक बड़े सिटीज़ में या फिर किसी पर्टिकुलर सिटीज़ में किसी पर्टिकुलर सोर्स से, आइदर रिवर से या फिर डिफरेंट सोर्सेज से जो वाटर ऑब्टेंड किया जाता है, उसको सप्लाई करने के पहले कुछ प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसमें कुछ वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे रिजर्वायर का। जिस भी सिस्टम से, चाहे वो रिवर से हो या कहीं से भी वाटर को लाया जा रहा है, तो उसको सबसे पहले रिजर्वायर, मतलब रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, एक वाइडर एरिया जहाँ पे वाटर को हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। रिजर्वायर का मेन पर्पस क्या होता है, टू कलेक्टिंग वाटर फॉर लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे वाटर को कलेक्ट करते हैं, अब वहाँ से वाटर को सप्लाई कर दिया जाता है एक टैंक में। बहुत बड़ा टैंक होता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक। देखो, सेडिमेंटेशन टैंक में हम लोग क्या करते हैं, क्या है ना कि उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो उसके अंदर में जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे डिसेटल डाउन कर जाएगा। आपको ऐसा भी याद होगा कि अगर मान लो सस्पेंशन वाला जो मैटर होता है, सस्पेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते थे वो एक्चुअली में अनस्टेबल सैंपल ऑफ मिक्सचर है। तो अनस्टेबल सैंपल ऑफ मिक्सचर की वजह से उसके अंदर जितने भी इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ जाएंगे जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक दूसरे सेडिमेंटेशन टैंक में लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लोडिंग टैंक। देखो, लोडिंग टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक में थोड़ा सा अंतर है। सेडिमेंटेशन में अपने ही ग्रेविटेशन से, मतलब अपने ही लोड, अपने ही जो उसका जो वेट है ना, उसकी वजह से वो सेडिमेंट बनता है। ठीक, और ग्रेविटी के हिसाब से वो सेटल डाउन कर जाता है उस पर्टिकुलर टैंक में, जिसको बाद में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक ना, जबकि लोडिंग टैंक जो होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एलम डाल देते हैं ना। तो एलम जो होता है वो इसके अंदर जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उस फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ अटैच कर देता है और अटैच करके उसको हैवी बना देता है। और हैवी बना देगा तो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स लोडिंग टैंक में आकर के सेटल डाउन कर जाएंगे। दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। इसमें हम लोग एलम बेसिकली यूज किया जाता है इसके लिए। ओके, अब क्या करते हैं, उस लोडिंग टैंक के बाद हम उसको पास करते हैं एक फिल्टरिंग टैंक। ये देखिए फिल्टरिंग टैंक है, नेचुरली फिल्टरिंग टैंक बोलते हैं इसको हम लोग। फिल्टरिंग टैंक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ना, वो वाटर पास करेगा किससे, तो ग्रेवल से, सैंड पार्टिकल से, कोर्स ग्रेवल से और चारकोल के मिक्सचर से, यहाँ से वो पास करेगा। तो उसके अंदर जितने भी और भी जो मतलब पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर होंगे पहले तो। और चारकोल क्या करेगा कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स होंगे या फिर और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो इम्प्योरिटीज के रूप में मिक्स होते हैं उस पर्टिकुलर वाटर में, उसको वो प्योरीफाई कर देगा। चारकोल का यही पर्पस है यहाँ पे कि उसके अंदर में जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मिक्सचर्स होते हैं, जो चारकोल जो होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पे, उस पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम को एब्जॉर्ब कर देता है। इसका यूज इवन आप देखिएगा वाटर प्योरीफायर में भी किया जाता है। ठीक, तो अब वहां से फिर क्या होगा, वाटर पास करेगा एक क्लोरीनेशन टैंक में। देखिए क्लोरीनेशन टैंक क्या होगा, उसका काम क्या है कि ये क्या करता है कि जर्म्स फ्री बना देता है। क्लोरीनेशन टैंक का काम क्या है कि मेक द सिस्टम जर्म्स फ्री। तो जर्म्स फ्री हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो क्या किया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है सिटीज में। तो ये चीजें की जाती हैं किसमें,
फॉर वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई में ये सारी चीज़ों को करवाया जाता है। ठीक, याद आपको क्या रखना है फिर से मैं बता दूं, सेडिमेंटेशन टैंक जिसमें खुद से सेडिमेंट बनता है, लोडिंग टैंक जिसमें हम एलम वगैरह मिला देते हैं जिसकी वजह से वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर अटैच करके उसको हैवी बना देता है और लोडेड कर देता है। फिल्टरिंग टैंक है जिसमें कि ग्रेवल हो गया, सैंड पार्टिकल्स हो गया और चारकोल और कोर्स ग्रेवल का मिक्सचर होता है, उससे हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब उससे हम लोग उसको फिल्टर कर लेते हैं। जिसमें चारकोल का मैंने स्पेसिफिक फंक्शन बताया कि उसके अंदर वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब अगर होंगे तो उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग उसको क्लोरिनेशन टैंक में लेके चले जाएंगे, वो बेसिकली इसको जर्म्स फ्री कर देगा, उसके अंदर जो अगर कोई पैथोजेनिक इफेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद उसको सप्लाई कर दिया जाता है सिटी में फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा वाटर का प्योरिफिकेशन फॉर सिटी सप्लाई। ओके, तो ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आपको इस चैनल पे बने रहना है ना, आप कंटिन्यूअसली, क्योंकि इस पे लोडिंग किया जा रहा है साइंस से रिलेटेड टॉपिक, मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक, जो आपके लिए अब काफ़ी बेनिफिशियल है। आप घर में बैठ करके आराम से इससे स्टडी कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए एक बार फिर से।